नमस्कार, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन जेबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक विचारधारा, अर्थ एवं प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राजनीतिक विचारधारा के बारे में लोगों का विचार क्या था, लोगों का मत क्या था, लोग इसके बारे में क्या सोचते थे। सबसे पहले हम मैक्स फर्सन ने राजनीतिक विचारधारा के बारे में अपना क्या मत व्यक्त किया था, इसको जानेंगे। जैसे मैकफर्सन ने कहा है कि विचारधारा का अस्तित्व प्राचीन काल में भी था, लेकिन विचारधारा शब्द का अधिक प्रचलन वर्तमान समय में ही हुआ है। वर्तमान समय में विचारधाराओं ने जन आंदोलन की प्रेरणा दी है। अब हम जानेंगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है। पहले तो राजनीति विज्ञान के संकुचित अर्थ के बारे में जानेंगे, उसके बाद राजनीति विज्ञान के व्यापक अर्थ के बारे में जानेंगे। जैसे राजनीति विज्ञान का संकुचित अर्थ, राजनीति विज्ञान में विचारधारा शब्द अर्वाचीन है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी विचारक ट्रेसी ने किया था। विचारधारा से इसका अभिप्राय संदिग्ध सत्य से था, यानी संदेह रहित सत्य अथवा परम सत्य। अब हम जानेंगे कि राजनीति विज्ञान का अत्यंत व्यापक शब्द क्या है, इसका अर्थ समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम बीके गोखले के शब्दों में जानेंगे कि उनका क्या विचार था। विचारधारा विचारों की एक व्यवस्था है। ये बातें जो है वो गोखले जी ने कहा है। विचारधारा विचारों की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का समूह जीवन के प्रति सदाचार, नैतिक सिद्धांत, विधि और दर्शन संबंधी विचार एवं आकांक्षाएं रखता है। वहीं पे आप अगर डेनियस वेल के मतानुसार जानेंगे तो उन्होंने विचारधारा का कुछ अलग अर्थ बताया। जैसे विचारधारा का अर्थ विचारों को समाज में प्रभावपूर्ण ढंग से उसका अर्थ निकालना या उत्पन्न करने वाले साधनों में रूपांतरित करना है। एक विचारक के लिए सत्य उसके कार्य में निहित रहता है। वहीं पे अगर हम देखें, पाशनी महोदय ने कहा है कि विचारधारा सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है जिसमें विश्व की सामाजिक समीक्षा के साथ साथ भविष्य के आदर्श समाज अथवा राज्य व्यवस्था का विवेचन किया जाता है। अब हम जानेंगे कि राजनीतिक विचारधारा की विशेषता क्या है। राजनीतिक विचारधारा की विशेषता तो बहुत व्यापक है, लेकिन जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे पहली चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि आधुनिक युग में विचारधारा का युग फ्रांसीसी राज्य क्रांति से प्रारंभ होता है। आधुनिक युग में जो विचारधारा का युग है वो फ्रांसीसी राज्य क्रांति से प्रारंभ होता है। इस क्रांति ने विश्व को सर्वप्रथम समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का संदेश दिया। दूसरी पॉइंट हम देखेंगे, कोई भी राजनीतिक विचारधारा समग्र रूप से पूर्ण सत्य को अभिव्यक्त नहीं करती है। वस्तुतः कोई भी विचारधारा अपने आप में पूर्ण नहीं है, यद्यपि वह सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के निदान तथा समाधान का दावा करती है। अगली पॉइंट जानेंगे, विचारधारा और विचारधाराओं की उत्पत्ति मानव और उसके सामाजिक पर्यावरण में अंतःक्रिया के कारण होती है। विचारों का जन्म तात्कालीन राजनीतिक सामाजिक मूल्यों और संरचनाओं के औचित्य की व्याख्या करने के लिए होता है। मान लिया जाए जैसे प्रचलित राजनीतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था एवं मूल्यों के परिवर्तन के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम जाने, व्यक्तिवाद और पूंजीवाद को साधारणतया परिवर्तन विरोधी
तथा समाजवाद को परिवर्तनवादी विचारधारा माना जाता है। अब आगे हम जानेंगे कि राजनीतिक विचारधारा के स्रोत क्या थे। देखिए, राजनीतिक विचारधारा के स्रोत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, राजनीतिक विचारधारा के स्रोत में सबसे पहले हम जानेंगे कि राजनीतिक विचारक क्या थे या राजनीतिक विचारधाराओं में क्या क्या चीज़ सम्मिलित की गई थी। सबसे पहले उसमें सम्मिलित किया गया था कि राजनीतिक विचारधाराओं के एक नहीं अनेक स्रोत हैं। राजनीतिक विचारधाराओं के एक नहीं अनेक स्रोत होते हैं। जैसे प्राचीन राजनीतिक विचारधारा का मुख्य स्रोत यूनान का राजनीतिक चिंतन ही था। व्याख्यान राज्यशास्त्र वारकर का कथन है कि राजनीति चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से हुआ है। इसकी उत्पत्ति यूनानियों के शांत एवं अस्पष्ट बुद्धिवाद से संबंधित है। मध्यकालीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारधाराओं पर प्रारंभिक ईसाई धर्म के विचारक संत अम्ब्रोस तथा संत अगस्टाइन के राजनीतिक दर्शन का गहन प्रभाव इस पर पड़ा। अब हम जानेंगे कि राजनीतिक विचारधारा का सबसे पहला स्रोत कौन सा माना गया है। राजनीतिक विचारधारा में सबसे पहला स्रोत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख को माना गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख को माना गया है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख जो है वो राजनीतिक संस्थाओं द्वारा पारित प्रस्ताव तथा देश का संविधान राजनीतिक विचारधारा के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत होते थे। जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में समय समय पर पारित प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान, हिंदू महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस द्वारा लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधी पारित प्रस्ताव ने राजनीतिक विचारधारा के उदय एवं विकास में महत्वपूर्ण अवदान प्रदान किया है। अब अगली पॉइंट हम जानेंगे कि धार्मिक तथा साहित्यिक ग्रंथ क्या थे। धार्मिक तथा साहित्यिक ग्रंथ क्या थे? जैसे वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, शुक्र आदि। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं के उदय में अवदान दिया है। बाइबिल और कुरान शरीफ में निहित विचारों ने ईसाई तथा इस्लामिक विचारधारा का बीजारोपण किया है। वहीं पे अगर माने तो थॉमस मोर की पुस्तक यूटोपिया ने यूटोपियन समाजवादी विचारधारा के निर्माण में अवदान दिया है। महात्मा गांधी की सत्याग्रह की राजनीतिक विचारधारा के स्रोत डेविड थोरो तथा जॉन रस्किन की पुस्तक है। अब हम जानेंगे राजनेता के बारे में। किसी भी देश के जननेता अपने व्यक्तित्व तथा कृतित्व के कारण राजनीतिक विचारधारा के उदय में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अमेरिका में अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग ने, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने, रूस में लेनिन ने और भारत में महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के विचारों ने राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया। भारत में गांधी जी के चिंतन के आधार पर गांधीवाद तथा सूर्योदय की राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। आगे हम जानेंगे, आगे चीज़ों को जानेंगे कि राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र या विषय वस्तु क्या थी। देखिए, राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र का तात्पर्य उसकी विषय वस्तु से है।
राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में वे बातें आती हैं जिनका अध्ययन विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में किया जाता है। प्राचीन काल में भी राजनीतिक विचारधारा का क्षेत्र व्यापक था और वर्तमान समय में तो जबकि राजनीतिक सर्वव्यापक गतिविधि हो गई है, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक विचारधारा का क्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया है। देखिए, कहा भी गया है, कुछ राजनीति शास्त्रियों ने कहा भी है, जैसे फिलिस डाल ने कहा है कि मनुष्य की प्रकृति तथा उसके कार्य शेष विश्व से सबका संबंध, जिसमें महत्वपूर्ण जीवन का विवेचन अंतर्निहित है। राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में निम्न विवेचना की गई है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन। मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन। उस युक्ति का आशय है कि समस्त स्थितियां, कार्यों और संस्थाओं का मूल्यांकन केवल इसी आधार पर किया जाता है कि उसका मानव स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। विभिन्न समाज विज्ञान मानव जीवन के विविध पक्षों का अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान और राजनीतिक विचारधारा मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करती है। जैसे इसमें सबसे मोस्ट चीज़ें अगर ले लिया जाए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ले लिया जाए, तो समाजवाद के विभिन्न संप्रदायों के बारे में। जैसे देखिए, यूटोपियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद और लोकतांत्रिक समाजवाद आदि राजनीतिक विचारधाराओं का लक्ष्य व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्त करके आर्थिक सामाजिक समानता की स्थापना करता है। अब हम जानेंगे राज्य का अध्ययन और विश्लेषण। राज्य राजनीतिक चिंतन की सबसे प्रमुख इकाई है। अतः राजनीतिक चिंतन के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राज्य राजनीतिक विचारधारा की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु रहा है। जैसे विविध राजनीतिक विचारधाराओं में राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्य क्षेत्र की विवेचना की गई है। इसमें मेन चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जैसे राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन, राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन कैसे किया गया है और राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है। तो ये तो बहुत व्यापक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बताने की हम कोशिश करेंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। जैसे दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, संविदा सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं। राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जैसे राज्य का स्वरूप विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में राज्य के स्वरूप के संबंध में अपने विचारों की विवेचना पर्याप्त विस्तार के साथ की जानी चाहिए। जैसे यूनान के प्राचीन सोफिस्ट विचारकों ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है, परंतु वहीं पे प्लेटो तथा अरस्तु ने राज्य को प्रकृति के साथ जुड़ी हुई स्वाभाविक संस्था माना है। प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों में बहुत लोग इंक्लूड हैं, जैसे मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति, वेदव्यास आदि। अब थोड़ा सा जान लें हम कि राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है। राज्य का कार्य क्षेत्र राजनीतिक विचारधारा का सबसे प्रमुख विचारणीय विषय है और इस प्रसंग में राजनीतिक विचारधाराओं में बहुत अधिक विचार भेद हैं। जैसे व्यक्तिवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित रखने के पक्ष में है और व्यक्तिवादी धारणा को व्यक्त करते हैं। जैसे फ्रीमैन ने लिखा भी है कि वही सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करती है। वही सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करती है और व्यक्ति को वे कार्य करने देती है जो वे करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी लाइन है। आगे हम जानेंगे कि राजनीतिक व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक संबंध क्या है। देखिए, व्यक्ति और राज्य
दूसरे शब्दों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता के बीच समन्वय राजनीतिक चिंतन की एक शाश्वत समस्या रही है और इसी दृष्टि से सभी राजनीतिक विचारधाराओं को श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे प्रथम श्रेणी में अगर माना जाए तो व्यक्तिवाद और उदारवाद आदि विचारधाराएं हैं जो व्यक्ति के साध्य और राज्य को साधन मानती हैं। अब हम जानेंगे कि राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन क्या है। जैसे राजनीतिक विचारधारा संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, असमानता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, अधिकार, विधि और न्याय आदि राजनीतिक चीज़ें सम्मिलित की गए हैं। जैसे राजनीतिक अवधारणा, जैसे राजनीतिक अवधारणा का भी अध्ययन करती है। जैसे बोंदा, हॉब्स, हीगल और सबसे अधिक प्रमुख रूप से माना जाए तो जॉन ऑस्टिन को। जॉन ऑस्टिन संप्रभुता की एकत्ववादी धारणा का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि संप्रभुता एकमात्र राज्य को ही प्राप्त होती है तथा राज्य की यह संप्रभुता असीमित एवं अपरिमित होती है। लेकिन इसके विपरीत राजनीतिक बहुलवाद इस बात का प्रतिपादन करता है कि एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती। आज के दिन बस इतना ही और नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद।